हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉपर पावर में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। ये पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनके गुणधर्म, पी ब्लॉक के तत्व में कौन कौन से यौगिक हैं, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं उसके पढ़ लेते हैं। पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहनतम कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3 होगा ना। तो जो नाइट्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोश में बैठा है, पी उपकोश में। तो वही है कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वाहनतम कोश के पी उपकोश में प्रवेश करता है पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो इसका पी उपकोश में फिल हो रहा है अंतिम वाहनतम इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक का तत्व कहेंगे। जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस कितना होता है 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है, पी उपकोश में, तो उसे क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। और देखो स्टूडेंट, इसमें क्या है, सोडियम का जो वाहनतम इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोश में है, पी एस एस उपकोश में, तो इसे क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक के तत्व कहेंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने दिया है क्या, नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। ठीक है। अब पी ब्लॉक के तत्व में, पी ब्लॉक के तत्व की किसको कहते हैं, किस वर्ग के तत्वों को, 13 से लेकर 18 तक, मतलब 13 14 15 16 17 18, 13 वर्ग के 14 वर्ग हैं, क्या है, वर्ग है। तो 13 14 15 16 17 18, टोटल वर्ग कितने हैं, 6। पी ब्लॉक में टोटल वर्ग 6। तो हमको पढ़ना है 15 इस चैप्टर में पी ब्लॉक के तत्व में वर्गों के बारे में पढ़ना है, 15 वर्ग के तत्व के बारे में, 16 वर्ग के तत्व के बारे में, 17 और 18 वर्ग के बारे में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 15 वर्ग के तत्वों के बारे में। तो पहला क्या है, वर्ग 15 बोलते हैं 5th एक के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ठीक है। देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग 15 वाले तत्व को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इस वर्ग के में 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 5 तत्व। कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी व बिस्मथ। ठीक है। कौन कौन सा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और क्या है, बिस्मथ। इसमें जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है उसे बोलते हैं अधातु, उसे बोलते हैं अधातु। फिर आर्सेनिक और जो एंटीमनी होता है वो होता है उपधातु। और जो हमारा बिस्मथ होता है उसे बोलते हैं हम लोग धातु। ठीक है। तो आगे नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 होता है, फास्फोरस 15 होता है, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का क्या होता है 83। ठीक है। यहाँ नोट में हमने लिख दिया है कि नाइट्रोजन व फास्फोरस, क्या नाइट्रोजन व फास्फोरस को अधातु कहते हैं, आर्सेनिक व एंटीमनी को उपधातु तथा बिस्मथ एक धातु है। इन्हें सम्मिलित रूप में निकोजन कहते हैं। कहने का मतलब है जो हमारा
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है, इसका जो सम्मिलित रूप होता है, क्या होता है इसका सम्मिलित रूप, उसे बोलते हैं हम लोग निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजन कहते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन व फास्फोरस धातु, आर्सेनिक व एंटीमनी उपधातु तथा बिस्मथ एक धातु है। इन्हें सम्मिलित रूप में निकोजन कहते हैं। ठीक है। अगला, अब वर्ग 15 के तत्वों के समान गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या गुणधर्म रखते हैं 15 वर्ग के तत्व। ठीक है। तो पहला स्टूडेंट क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहला किसी भी वर्ग के तत्वों का गुणधर्म अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। उसी के आधार पर उसकी परमाणु त्रिज्या, उसकी विद्युतत्मात्रा, उसका ऑक्सीकरण सारा पता चल जाता है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NH2 और Np3। इन तत्वों के यस कक्षक पूर्णतया भरे होते हैं तथा पी कक्षक अर्धपूर्ण भरे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है नाइट्रोजन का, हीलियम का 2 होता है, 2 2 4 3 7। ठीक है। ये अक्रिय गैसें होती हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p3, फास्फोरस का 3s2 3p3, आर्सेनिक का आर्गन 4s2 4p3, एंटीमनी का क्रिप्टॉन 5s2 5p3, बिस्मथ का 83 जिग्नॉन 6s2 6p3। तो इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, क्या? जो यस कक्षक होते हैं वो पूर्णतः क्या होते हैं? भरे होते हैं। और जो पी उप कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? अर्धपूर्ण भरे होते हैं। इसमें पूर्णतः भरे रहते हैं। कि जैसे नाइट्रोजन का दिया हुआ था क्या? हीलियम 7 2s2 और 2p3। इसका मतलब होता है हीलियम क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। तो हम ऐसे पूरा ना दिखाते हैं, इसलिए हीलियम आर्गन का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 2s2, यस में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 2। ठीक है। यस के लिए 1 ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पूर्णतः क्या है? भरा हुआ कक्षक। ठीक है। इसमें पी ब्लॉक में, पी में टोटल इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 2p में एक क्या है? 2s का है। पी के लिए ऑर्बिटल कितने बनते हैं? 3। ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 1 2 3। पी ब्लॉक के जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 3। और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अर्ध रूप से क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। ठीक है। और ये पूर्णतः भरा हुआ है क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। और पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन भरा कितना है? 3। तो ये अर्ध रूप से क्या हुआ है? भरा हुआ है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। किसके बारे में? परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्या होता है? दिया हुआ आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या अतिरिक्त कोश या उपकोश बढ़ने के कारण बढ़ता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, जब परमाणु में आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो ऊपर से जब नीचे आते हैं वर्ग में, तो हमारी जो परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या होता है, क्या होता है? परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है? इनक्रीज करता है। इनक्रीज मतलब बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। जैसे बता दे रहे हैं, नाइट्रोजन का मेरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है ना। यही फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6
3s2 3p 3। इसमें टोटल जो हमारे कोस हैं कितने हैं? 3 है ना। टोटल जो हमारे कोस हैं वो कितने हैं? 3। इसमें कितने हैं? 5 है ना। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी उपकोषों की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब उपकोषों की संख्या बढ़ेगा तो हमारा परमाणु त्रिज्या भी तो बढ़ेगा। जैसे नाइट्रोजन के लिए नाभिक मान लेते, नाभिक है 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन। इसे लिखते हैं ना 2 और 5, के एल एम और एन के हिसाब से। अब इसका क्या होगा? 2 8 और 5 होगा। इसका के एल एम। हमने देखा कि जो हमारा नाइट्रोजन था उसमें कितने उपकोष हैं? कोष हैं 2, के और एल। लेकिन हम जैसे ऊपर से नीचे वर्ग में आए तो फास्फोरस को हमने देखा कि क्या हो गया? इसकी संख्या बढ़ गया। कोष इसमें 2 था, अब क्या हो गया? 3। अब आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा? आगे और बढ़ जाएगा। आर्सेनिक का 33 होता है। तो 2 8 18 और 5, इसमें उपकोषों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारी जो उपकोष की संख्या बढ़ रहा है तो परमाणु त्रिज्या ही बढ़ेगा। नाइट्रोजन के लिए तो अब और उसके बाद आर्सेनिक के लिए और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारी परमाणु त्रिज्या और त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। किसके कारण? रीजन है किसके कारण? कोषों के कारण। कोषों के बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है। अब अगला है आयनन एंथैल्पी है, आयनन ऊर्जा। अब आयनन एंथैल्पी में लिखा वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणु आकार में वृद्धि के कारण घटती है। क्या होती है? घटती है। कह रहा है ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? घटती है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयनन ऊर्जा होता क्या है। क्या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी होता क्या है? तो हम जानेंगे कैसे घट रहा है। होता क्या है? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान या दिया जाता है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या लिखा? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा प्रदान या दिया जाता है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि नाइट्रोजन जो होता है 1s2 2s2 और 2p3 होता है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 3 1 2 3। यही फास्फोरस को हम देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p3। तो इसमें जो है कितने उपकोष हैं? 2 और 5, 2 उपकोष, यानी एक नाभिक है, एक उपकोष और 2 उपकोष। ठीक है। इसमें कितने उपकोष हैं? 2 6 2 8 और 3 2 5। ये नाभिक हो गया। इसमें एक उपकोष, 2 उपकोष, 3 उपकोष। ठीक है स्टूडेंट। तो पहले उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में 5, 2 3 4 और 5 है। इसमें पहले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरे में 5 नहीं 8 है, सॉरी 3 4 5 6 7 8 है। तीसरे में 5 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि बाहत्तम कोष में किसके बाहत्तम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दिया जाता है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हम जो लोग ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो हमारा आयनन ऊर्जा क्या होता है, घटता है। क्यों, इसका रीजन है, हमें पता है कि नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन जितने पास होता है वो उतने ही परमाणविक बल के द्वारा जुड़ा रहता है। मतलब उनके जो आवंत बनता है वो क्या होता है, बहुत मजबूत होता है और उसको ऊर्जा देने उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा का देना पड़ता है। ठीक है। और जैसे जैसे परमाणु बढ़ता जाएगा तो नाभिक और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन का जो आकर्षण लग रहा है दोनों के बंध में वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब कम होता जाएगा तो उसको ऊर्जा बाह्यतम कोश से उपस्थित निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा देना पड़ेगा। ठीक है। तो यही कह रहा है कि ऊपर से नीचे ज्यों हम जाएंगे वैसे हमारा क्या होगा, आयनन ऊर्जा घटेगा, मतलब कम ऊर्जा देना पड़ेगा। जितने कम उपकोष उतना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है। और जितना ज़्यादा परमाणु त्रिज्या उतना कम एनर्जी। तो परमाणु त्रिज्या ज्यों बढ़ेगा त्यों आयनन ऊर्जा घटेगा। ठीक है। परमाणु त्रिज्या क्या होगा, परमाणु त्रिज्या अगर बढ़ता है तो हमारा आयनन ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। ठीक है स्टूडेंट, शायद आप लोग को मेरी बात समझ में आ रहा होगा। अगला क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है। सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अर्थात वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि के कारण घटता है। ठीक है। वही बात है, जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा तो हमारा विद्युत ऋणात्मकता क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, इसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। अब भौतिक गुण क्या होता है, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। क्या बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है तथा क्वथनांक बढ़ता है। इस वर्ग के सभी तत्व बहुपरमाणविक होते हैं। डाई नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुक गैस है। समझा देते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे हमने यहाँ बताया कि जो हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है क्या होते हैं, अधातु होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ धातु। तुम देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पहले धातु था फिर उपधातु हुआ फिर क्या हुआ, धातु। यानी धात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पे हमारा धात्विक गुण क्या करता है, बढ़ता है। क्योंकि सबसे ऊपर अधातु था, फिर उपधातु, फिर क्या आया, धातु। तो धात्विक गुण बढ़ रहा है ना। तो वही कह रहा है ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक गुण बढ़ता है। और जब धात्विक गुण बढ़ेगा तो क्वथनांक, जाहिर सी बात है क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा। ये क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। यहाँ दिया है कि जो इस वर्ग के जो हमारे तत्व होते हैं बहुपरमाणविक होते हैं। और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन आपने देखा, नाइट्रोजन जो होता है उसको एंटी रूप में लिखते हैं और गैस होता है। तो द्विपरमाणविक मतलब होता है कि दो परमाणुओं से मिलकर बना हो। ठीक है। और बहुपरमाणविक मतलब होता है कि दो से अधिक। जैसे किसी का भी जो संयोजकता होता है कितना होता है, 5 होता है सबका। ठीक है। अब आते हैं अगला रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण क्या क्या है। पहला है ऑक्सीकरण अवस्था। इन तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं -3, +3 तथा +5 होती हैं। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, ऑक्साइडों की प्रकृति। समूह 15 के तत्वों ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे N2O,
NO, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, जैसे N2O को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, बोलते हैं ना, ऐसे नाइट्रोजन पेंटाक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है, क्या है कि जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड होता है, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हंसाने वाली गैस या हास्य गैस कहते हैं। यह उदासीन प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की? उदासीन प्रकृति की होती है। तो स्टूडेंट्स, शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा हम क्या बताएं कि पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, और उसके वर्ग के 15 तत्व नाइट्रोजन परिवार के तत्व किसे कहते हैं, कितने तत्व होते हैं। ठीक है, इसका गुणधर्म क्या है, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर दूसरा है परमाणु आयनिक त्रिज्या, तीसरा आयनन एंथैल्पी आयनन ऊर्जा, चौथा विद्युत ऋणात्मकता। फिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्साइडों की प्रकृति। ठीक है, अब हम अगला पढ़ते हैं, क्या, डाई नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट, सबसे पहला मेरा जो टॉपिक है नाइट्रोजन परिवार के तत्व में, पहला टॉपिक है हमारा डाई नाइट्रोजन। ठीक है, डाई नाइट्रोजन क्या होते हैं। नाइट्रोजन समूह 15 का तत्व है। नाइट्रोजन जो है समूह 15 का क्या है, तत्व है, समूह 15 का तत्व है। वायु में इसकी लगभग 78% मात्रा पाई जाती है, 78% मात्रा पाई जाती है। यह द्विपरमाणविक अणु के रूप में होती है, इसलिए इसे डाई नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p3। अब विरचन की विधियाँ, इसे बनाते कैसे हैं। ठीक है, विरचन की विधियाँ, तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2 तथा अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl के सांद्र विलयनों को गर्म करके बनाया जाता है प्रयोगशाला में। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बीकर में अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस, दूसरे में क्या लेते हैं, NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइट ले लेते हैं। अब दोनों को जब मिक्स करते हैं तो होता क्या है कि आप लोग को पता होगा, जो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है, Na और Cl मिलकर लवण बना लेते हैं, Na और Cl मिलकर क्या बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं। तो NaCl मेरा लवण के रूप में निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, प्लस बचा क्या, NH4 अमोनिया, NO2 अमोनियम नाइट्राइट बच गया। ठीक है, क्या करते हैं, जब हम अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Na और Cl मिलकर लवण बना लेते हैं और अमोनिया और नाइट्रेट दोनों मिलकर अमोनियम नाइट्राइट का निर्माण करते हैं। फिर दूसरे स्टेप में होता क्या है, इस अमोनियम नाइट्राइट को NH4NO2 को जब हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो होता क्या है, यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से नाइट्रोजन दोनों आपस में मिलके N2 मतलब डाई नाइट्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जो बाहर के रूप में निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या है, H4, यानी H4 को 2H2 लिख सकते हैं, और कितना ऑक्सीजन है 2, तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, मेरा जल का निर्माण हो जाता है। फिर एक बार से रिपीट करते हैं दोस्तों, NH4 अमोनियम क्लोराइड को जब सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Na और Cl मिलकर लवण का निर्माण करते हैं और NH4NO2 मिलकर अमोनियम नाइट्राइट का निर्माण करते हैं। और जब इसको हम हीट करते हैं तो दो नाइट्रोजन मिलकर हमारे नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है और H4O2 2H2 लिख सकते हैं, 2O, इस दोनों मिलकर बनते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे यहाँ पे दिखाया, और इसको चाहेंगे तो एक रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ, वही हमने यहाँ पे बताया NH4Cl प्लस NaNO2
ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, लमर। ठीक है, यहाँ बना हुआ है, फिर इसको हीट करते हैं तो N2 गैस और 2H2। और आप चाहते हैं तो एक साथ भी लिख सकते हैं यहाँ पे NaCl लमर के रूप में। ठीक है, फिर यहाँ पे N और N2 गैस और H4 और O2 2H2 जल का निर्माण कर लेते हैं। आप चाहें तो एक स्टेप में भी लिख सकते हैं या 2 स्टेप में समझने के लिए भी लिख सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है, पहला स्टेप है, ठीक है, या दूसरा स्टेप। ऐसे गुणधर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। डाई नाइट्रोजन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है। ठीक है, डाई नाइट्रोजन क्या है, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है, रंगहीन, स्वादहीन और अविषैली गैस है। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन परमाणु के 2 अस्थायी समस्थानिक होते हैं, नाइट्रोजन पे 14, नाइट्रोजन पे 15। समस्थानिक का मतलब होता है कि वे परमाणु वे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार असमान होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। यहाँ नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या कितना होगा, 7, यहाँ भी 7, लेकिन उसके परमाणु भार क्या है, एक जगह 14, एक जगह 15। तो परमाणु क्रमांक सेम, परमाणु भार असमान, तो उसे क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। तीसरा, इसकी जल में विलेयता बहुत कम है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी जल में विलेयता बहुत कम है। क्यों है, जैसे N2 है, N2 को अगर हम देखें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन होते हैं दोनों का इलेक्ट्रॉन जो होता है बीच में उपस्थित होता है। अब इसको जल में हम घोलते हैं तो दोनों नाइट्रोजन के पास विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, एक समान होती है, तो दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और जो दोनों अपने तरफ आकर्षित करेंगे तो ना ही यही ले पाएगा नाइट्रोजन, ना ही यही ले पाता है, अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है। इसी के कारण जल में क्या करते हैं, बहुत कम विलय होते हैं। जब बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो कैसे विलय होगा, तो इसलिए जब हीट उट करते हैं, ठीक है, तभी नाइट्रोजन थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करके टूटने लगता है। लेकिन समान वैसे जल में विलय बहुत कम होता है। नाइट्रोजन का हिमांक तथा क्वथनांक कम होता है, हमने आगे बताया है पीछे। सामान्य ताप और दाब पर अक्रिय होते हैं, बात वही है, समान ताप और दाब पर क्यों अक्रिय होते हैं, वही रीजन है कि जो इलेक्ट्रॉन मेरा होता है वो क्या करता है, दोनों अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसकी वजह से दोनों आकर्षित करने पर समान ताप और दाब पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और जब कोई बॉन्ड टूटेगा नहीं किसी के साथ तो वो क्या यौगिक बना नहीं पाएंगे। और जब इसको ताप उप देते हैं, हीट करते हैं, तो बॉन्ड टूटेगा तभी नहीं यौगिक बनाएगा। या N2O बनाए या N2O5 बनाए, जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा तो यौगिक बना नहीं पाएगा। तो समान ताप और दाब पर क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट, नाइट्रोजन मतलब N2 का उपयोग जो हम लोग करते हैं विद्युत लैंपों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में इसे प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने पढ़ा पी ब्लॉक, पहला तत्व क्या पढ़ा, नाइट्रोजन के बारे में, डाई नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, अब आगे आप लोग से मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा, नाइट्रोजन के यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के यौगिक में हम लोग पढ़ेंगे पहला हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया। अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं, हाइपर विधि द्वारा। ठीक है, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि दोनों पढ़ेंगे। इसके गुणधर्म के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग दूसरा कि नाइट्रिक अम्ल के बारे में, प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे, औद्योगिक विधि पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ओस्टवाल्ड विधि पढ़ेंगे उसके पूरा फिगर के साथ। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।